हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड के शेयर को अभी सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, या जिन लोगों को यह शेयर आईपीओ के थ्रू नहीं मिल पाया था क्या वह अभी इस शेयर को खरीद सकते हैं या नहीं। इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग ये जानेंगे कि क्या अभी इस शेयर को होल्ड करें या सेल करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके आईपीओ का जो बिडिंग डेट था वह 16 जनवरी से 20 जनवरी 2025 तक था, यानी कि इतने डेट के बीच में आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते थे। और इस आईपीओ का जो इशू प्राइस था वह 90 रुपए पर शेयर था, और इस आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट था वह 23 जनवरी 2025 को था, और यह शेयर एनएससी पर 120 रुपए पर शेयर के प्राइस पर लिस्ट हुआ और लिस्ट होते ही 33.33% का रिटर्न दिया। और यह कंपनी आईपीओ से टोटल 199 करोड़ रुपए जुटाई है, जिसमें से 160 करोड़ रुपए फ्रेश इशू से और 38 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल से जुटाई है। ओवरऑल इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्रेश इशू से पैसा कलेक्ट हुआ है वह कंपनी के पास जाएगा, कंपनी इसका यूज अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में करेगी, वहीं पर जो ऑफर फॉर सेल से पैसा कलेक्ट हुआ है वह कंपनी के प्रमोटर की जेब में जाएगा। तो यह थी आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को देखते हैं। यह कंपनी 2002 में इस्टेब्लिश हुई थी, और यह कंपनी रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल गैसेस के सेलिंग के बिजनेस में इंगेज्ड है, और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड प्रोडक्ट की भी सेलिंग करती है। पहले समझते हैं फ्लोरोकेमिकल्स होते क्या हैं। फ्लोरोकेमिकल्स वह कंपाउंड होते हैं जिनमें फ्लोरीन एटम्स होते हैं, और इनका रेफ्रिजरेशन, फोम प्रोडक्शन, हीट पंप जैसे इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वह है डीबल्किंग, ब्लेंडिंग एंड प्रोसेसिंग रेफ्रिजरेंट, और साथ ही एफपी फिल्ड कैन्स और स्मॉल सिलेंडर या कंटेनर्स को बेचते हैं। स्टेलियन गैसेस का यूज एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, फायर फाइटिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। कंपनी के पास 4 प्लांट है जो कि खालापुर, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा में लोकेटेड है। और इस कंपनी के कंपटीटर की बात करें तो नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स एंड एसआरएफ, ये 3 बड़ी कंपनियां हैं जिनका इस इंडस्ट्री में सबसे अधिक मार्केट शेयर है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि एसआरएफ लिमिटेड का 30% का मार्केट शेयर है, और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का 26% का मार्केट शेयर है, और नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड का 13% का मार्केट शेयर देखने को मिल रहा है। और वहीं पर स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड का ओनली 10% का मार्केट शेयर है। और यहाँ पर देख सकते हो कि इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वह इसके पीयर कंपनियों या कंपटीटर कंपनियों के कंपैरिजन में कम देखने को मिल रहा है। इसका EBITDA भी कंपटीटर कंपनियों के कंपैरिजन में कम देखने को मिल रहा है, और इसका पैट यानी नेट प्रॉफिट भी कंपटीटर कंपनियों के कंपैरिजन में कम देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपटीटर कंपनियों के कंपैरिजन में अधिक देखने को मिल रहा है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर अपने कंपटीटर कंपनियों की तुलना में अधिक कर्ज है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 100% रेवेन्यू 2024 में इंडिया से ही आया है, और वहीं पर इसके कंपटीटर कंपनियों का रेवेन्यू डोमेस्टिक के साथ साथ एक्सपोर्ट से भी आता है। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि इस कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 186 करोड़ था, वहीं पर 2023 में 226 करोड़ हो गया, और 2024 में 236 करोड़ हो गया। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो रेवेन्यू है बढ़ते हुए आया है। वहीं पर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट 2022 में 21 करोड़ था, और 2023 में 9 करोड़ था, और वहीं पर 2024 में 14 करोड़ है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वह घटा है, और कंपनी का नेटवर्थ जो है 2022 में 60 करोड़ था, 2023 में 70 करोड़ हो गया, और 2024 में 117 करोड़ हो गया। तो ओवरऑल कंपनी का नेटवर्थ बढ़ते हुए आया है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। इस कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 12.54% है, जो कि डिसेंट है। वहीं पर इस कंपनी का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% है, जो कि डिसेंट है। और इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.55 है, जो कि ठीक है, यानी कि कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा कर्ज नहीं है। और इस कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ
12.54% है जो कि डिसेंट है। वहीं पर इसका पैट मार्जिन 6.26 है जो कि डिसेंट है और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 4.69 है। और आईपीओ से पहले इसका जो ईपीएस था यानी अर्निंग पर शेयर 2.41 था। वहीं पर आईपीओ के बाद इसका ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर 4.18 हो गया। तो यहाँ पर ईपीएस भी डिसेंट देखने को मिल रहा है। और इसका पीई रेशियो आईपीओ से पहले 37.41 था, वहीं पर आईपीओ के बाद 21.55 हो गया। यहाँ पर आईपीओ के बाद इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो घटा है जो कि अच्छी बात है। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 652 करोड़ है, यानी कि यह कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। और इस कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो शहजाद हो गए और मनीषा शहजाद और शहजाद रुस्तम जी, ये सब इस कंपनी के प्रमोटर है। वहीं पर आईपीओ से पहले जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वह 94.63% थी। वहीं पर आईपीओ के बाद प्रमोटर की होल्डिंग घट करके 67.90% हो गई। तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग भी ठीक है। अब हम लोग इस कंपनी के कुछ निगेटिव पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला निगेटिव पॉइंट्स यह है कि कंपनी के रेवेन्यू का लार्ज पोर्शन रेफ्रिजरेंट गैसेस की सेलिंग से आता है। तो अगर किसी वजह से इस गैस का डिमांड घटता है तो इस कंपनी के रेवेन्यू पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट यह है कि इसका 70% से अधिक रॉ मटेरियल चाइना से आता है। अगर फ्यूचर में किसी वजह से इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप खराब होता है तो इसका असर इसके सप्लाई चेन को अफेक्ट करेगा, ओवरऑल इसके बिजनेस पे असर पड़ेगा। तो यह थे इस कंपनी के दो मेन नेगेटिव पॉइंट। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कंपनी का बिजनेस ठीक है, लेकिन कंपनी रेफ्रिजरेंट गैसेस एंड इससे रिलेटेड प्रोडक्ट की सेलिंग से ज्यादा रेवेन्यू बनाती है, यानी कि कंपनी केवल एक बिजनेस पे ज्यादा डिपेंड है। और यह कंपनी अपने कंपटीटर कंपनियों की तुलना में छोटी है, यानी कि जिस फील्ड में यह कंपनी बिजनेस कर रही है उसमें कंपटीशन ज्यादा है। और इस कंपनी का फंडामेंटल डिसेंट है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन उतना भी ज्यादा खराब नहीं है। और इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वह 2022 के कंपैरिजन में घटा है। और इसके साथ साथ इसके कंपटीटर कंपनियों की तुलना में इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम ओवरऑल मार्केट लगातार गिरता ही जा रहा है, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो मेरा ओपिनियन यह है कि जो लोग अभी इस शेयर को होल्ड किए हैं वह सेल कर सकते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि यह शेयर कितना और गिरेगा। तो बेटर यही रहेगा कि कम लॉस बुक करके निकल जाए और जब बाद में जब ओवरऑल मार्केट बढ़ना शुरू होगा तब वहां पर एनालिसिस करके बाई कर सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है और इस वीडियो में दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।